आज की जंगें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जा रहा है और मसनूई जहानत को खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इन जंगों में। आपके ख्याल में मॉडर्न वॉरफेयर को अनलॉक किया जा रहा है, एक नया चैप्टर है जो कि शुरू किया जा रहा है इन जंगों के जरिए? बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 और इवन जो पाकिस्तान ने जंगें लड़ी 1965-71 की, ये वो जंगें नहीं रही। अब ये जंगें वो हैं जो स्टील वर्सेस स्टील नहीं होगा, टैंक वर्सेस टैंक नहीं होगा, जेट वर्सेस जेट या सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होगा। आने वाली जंगें वो जीतेगा जिसके पास एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कैपेसिटी होगी, जिसका मतलब ये है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, जिसके पास डाटा ज्यादा होगा, जो इंटरफेरेंस दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या किसी और तरीके से दुश्मन के डिसीजन मेकिंग लूप को या स्लो कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है या मिसलीड कर सकता है, नंबर 1। दूसरा, वो जंग जीतेगा जिसके पास मोस्ट लेटेस्ट एनिमी पोजीशन होगी और ताकि वो अपनी टेलर कर सके अपनी मूव्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को। नंबर 3 ये होगी कि वो कितना कॉस्ट प्रोहिबिटिव दुश्मन के लिए करता है किसी मिलिट्री वॉरफेयर को और कितना कॉस्ट इफेक्टिव अपने लिए करता है। जिसका मतलब है, जैसे ईरान की मिसाल में बात करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे ईरान ने शायद ड्रोन, चाहे वो $15,000 का हो या $50,000 का हो, वर्सेस उसने 4 मिलियन का एक पैट्रियट फायर करवा दिया अगर, या एक से ज्यादा इंटरसेप्ट करने के लिए, तो आप अंदाजा लगा लें कि कॉस्ट प्रोहिबिटिव भी हो गया, फिर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट हो गया। मैं आज ही एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनालिसिस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस का एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये कहीं क्लेम किया है कि हमने पेंटागन से 3 बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं, जिसके तहत इन्हीं दिनों में अमेरिका ने तकरीबन 50% अपने पैट्रियट फायर कर दिए हैं, तकरीबन 45% तो प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन इसमें जंग में फायर किया है, तकरीबन 30% टॉमाहॉक मिसाइल फायर कर दिए। इसका क्या मतलब है? अगर एवरेज स्ट्रेंथ उसकी 50% मिनिशन पर आ जाए तो ईरान ने तो बहुत इकोनॉमिकल रेट पे करके उनका बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करवा दिए। अगर $1 बिलियन पर भी एस्टिमेट किया जाए, जो कि लोग कह रहे हैं या एनालिस्ट कहते हैं 1.5 से 2 बिलियन अमेरिका को पर डे पड़ी है जंग, ये तो सिर्फ 1 बिलियन पे भी कैलकुलेट करें तो $42 मिलियन पर आवर आती है कैलकुलेशन, 11,000 पर सेकंड आती है US डॉलर खर्चा जंग का। ईरान ने तो इतने नहीं खर्चे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, सिर्फ आपकी बात को सपोर्ट करते हुए, कि अब जंगें प्राइस या सिर्फ उनकी वैल्यू से नहीं होनी, इनोवेटिव कौन है, स्ट्रैटेजी को अपने लिए लो कॉस्ट रख के दुश्मन को एक्सपेंसिव कैसे करता है, वो जीतेगा। अच्छा खालिद साहब, इस जंग में एआई का इस्तेमाल, बल्कि इससे पहले हमने गजा वॉर में भी देखा कि इसराइल ने किस तरह एआई का इस्तेमाल करके लोगों को और बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट किया, लेकिन अब इस जंग में भी वही चीज हमें नजर आई। तो क्या इसने रिवायती जो अस्करी हिकमत अमली थी उसके मिजाज को, उसके किरदार को भी तब्दील कर दिया है? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि जिसके पास डाटा या इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी उसकी डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी और जाहिर है ज्यादा लीथल होगी दुश्मन के लिए। तो आई थिंक फैसला साजी की जितनी कैपेसिटी आप अपने हाथ में रखेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके हाथ में लेडर ऑफ एस्केलेशन आपके हाथ में रहेगी। यानी आपने जंग को किस टेम्पो से ऊपर लेके जाना है। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, जिसका मतलब है आपके पास डाटा नहीं है, जिसके पास मतलब है आपकी सर्वेलेंस उतनी नहीं है, तो फिर आप डिसाइड कैसे करेंगे, डिसीजन टाइम पे कैसे लेंगे? आप रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे दुश्मन के खिलाफ। रिएक्टिव का मतलब यह है कि दुश्मन ने हमला किया, मैंने काउंटर हमला कर दिया, दुश्मन ने साउथ की तरफ से मुझे खींचा, मैंने जाकर साउथ पे। तो अगर दुश्मन आपके डिसीजन मेकिंग लूप में एंटर हो जाए तो ये आधी जंग आप हार जाते हैं। इसका मतलब है आप रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे अमेरिका ने, देखिए, डिसीजन मेकिंग लूप के ईरान के आगे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, अमेरिका खुलवाने पे लग गया। फिर उन्होंने कहा कि फुट ऑन ग्राउंड नहीं करने देंगे, अमेरिका काउंटर करने के लिए लग गया। फिर मैं सिर्फ मिसालों से ये वादे करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने हाथ में कंट्रोल रखेगा जंग को, जो ज्यादा अपने आप को इन्फॉर्म रखेगा, उतना ही ज्यादा जाहिर है उतनी ज्यादा इनिशिएटिव उसके पास रहता है। लेकिन खालिद साहब, हम क्योंकि एआई और या फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो इसका तो गलत इस्तेमाल भी हम देख रहे हैं। जिस मेनाब स्कूल पर वो एक गलत अटैक था और पहले तो अमेरिका इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था और बाद में उन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो एक गलत टारगेट था जो कि उस वक्त में हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी तो फिर आपके टारगेट्स को गलत जगह पे भी टारगेट करेगा, तो ये तो आपके अपने नुकसान में नहीं है? जी आयशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए, उसके पीछे जो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है, उसकी जगह नहीं ले सकता। नंबर 1, वो आपको इनपुट देगा, जो आपने इनपुट दी हुई है उस पर काउंटर वापस फीडबैक दे देगा उसको।
तो अगर आपने डाटा गलत दिया है, फॉल्टी दिया है या आउटडेटेड डाटा दिया है, जो किसी जमाने में कोई हो सकता है आईआरजी का कमांड सेंटर हो, आप स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया हो, तो अगर आउटडेटेड देगा तो आपने वेरीफाई तो आपने करना है। ऑब्लिगेशन तो एआई तो आपको पिक्चर बना के देती है जिस तरह आप कहते हैं। आपने डिसीजन लेनी होती है कि ये ह्यूमन वैल्यूज के मुताबिक है, एथिकल है, इसके ऊपर वैल्यू ऐड करके आप कोई हमला कर सकते हैं दुश्मन पर। तो देखिए इसी वजह से एआई अलोन पे डिपेंडेंट बहुत डेंजरस है आजकल। आपने काउंटर वेरीफाई करना होता है, आपने री वेरीफाई करना होता है। हमने पिछली जंग में, अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन मई 2025 में जो पाक फिजाइया के पास टारगेट्स आए थे, हमने बहुत तरीकों से वेरीफाई करने के बाद स्ट्राइक किए थे। ये नहीं किया था कि कहीं से डाटा आया तो आपने स्ट्राइक कर दिया। यही हमने अफगानिस्तान में भी किया। जब पाक फिजाइया के जहाजों ने और हमने वेपन फायर किए हैं तो बहुत डिग्री तक री वेरिफिकेशन करने के बाद, ऑथेंटिकेट करने के बाद किया था। ये नहीं था कि जो इन्फॉर्मेशन आए उस पर आप चढ़ दौड़े। अच्छा खालिद साहब, अभी आपने जैसे कि हवाला भी दिया 2025 की पाकिस्तान इंडिया वॉर का, उसमें भी पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और इंडियन सिस्टम को हैक किया था। और अब इस जंग में भी हम इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। हैकिंग का अमल भी बहुत ज्यादा जंगों में शामिल हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर की जगह ले ली है? जगह नहीं ले लिए, सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया बहुत स्ट्रांगली। जैसे मैंने कहा शुरू में, पहला जुमला मेरा यही था कि स्टील वर्सेस स्टील और जेट वर्सेस जेट नहीं रही दुनिया। अब आपने कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, कितना ज्यादा पीस टाइम में अपने आप को इन्फॉर्म किया है, कितनी ज्यादा रियल बेस्ड रियल वॉर लाइक सिनेरियो पहले बिल्ड कर लिया है, उस पे जंगें लड़ी जानी है। जंग जब अनफोल्ड हो जाती है तो लक आपका साथ तब देती है जब आपने तैयारी की होती है। ये नहीं होता कि आपने बटन दबाया। हमारे पायलट्स ने जो 8 जहाज मारे थे हिंदुस्तान के, ये तो नहीं था कि किस्मत अच्छी थी उस रात, वो गए रात को 12:30 बजे उन्होंने बटन दबाया तो मिसाइल लग गए। ऐसा नहीं होता। मैं उन पायलट से मिला था जंग से कुछ अरसा पहले। उन 3 साल से वो पायलट ट्रेनिंग कर रहे थे, एंटी राफेल। अच्छा। तो जब इतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग आप करते हैं, इसका मतलब है कि आप रियल वॉर लाइक सिनेरियो सिमुलेट करते हैं बिफोर द वॉर। तो जो भी कोई एंटिसिपेट करेगा, जैसे मैंने कहा, डाटा इकट्ठा करेगा, वेरीफाई करके अपना स्ट्रेटजी बनाएगा, उतना ही विक्टोरियस होगा और उसकी तरफ बेनिफिट्स और जंग का तवाज़ुन उसके हक में पलट जाएगा। तो ईरान की टेक्नोलॉजी को आप कहां रेट करते हैं, और खासतौर पे जो ईरान की तेज रफ्तार कश्तियां जिनको मच्छर बेड़ा भी कहा जाता है, वो अमेरिका को कितना टफ टाइम दे रही हैं? देखिए, ये जो बहरी बेड़ा और जो स्पीड बोट्स हैं, मिसाइल और गन बोट्स हैं, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिलिट्री इनकी एक एक्सरसाइज हुई थी, मैंने खुद भी नेशनल डिफेंस वॉर को जब कर रहा था 2002 में, उसी वक्त मैं इस्लामाबाद में कर रहा था, उस वक्त अमेरिका में कर रहा था। ये अमेरिकन एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका नाम था मिलेनियम चैलेंज 2002। अमेरिका कर रहा था। एक फोर्स उन्होंने अमेरिकन बनाई हुई थी, ब्लू फोर्स, एक उन्होंने रेड फोर्स बनाई थी ईरान का जाहिर कमांडर भी अमेरिकन ही था, जनरल पॉल नाम था उसका, रिपर। जनरल रिपर ने जब प्लान किया, ये स्पीड बोट से 24 साल पहले, ईयर 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी उसने स्पीड बोट की थी, उस वक्त भी गन बोट, उस वक्त भी फॉर्म किया था, उस वक्त भी सरप्राइज दिया था। एक दिन बाद उस जंग के जो सिमुलेटेड वॉर थी, एक उसने एयरक्राफ्ट कैरियर डबो दिया था और 16 जवारी जहाज डबो दिए थे अमेरिका के सिमुलेटेड वॉर में। उस सिमुलेटेड वॉर को रोकना पड़ा 2002 में, और अमेरिका की नेवी को अपग्रेड किया गया और ईरानियन नेवी को डाउन प्ले किया गया ताकि रिजल्ट फेवरेबल लिए जाए। और जनरल रिपर ने एहतजाज किया था प्लानर से कि आपने, मैं तो जंग जीत चुका था, तो मैं आपको सिर्फ रिलेट क्यों कर पाया हूं। 2002 की बात कर रहा हूं। ये स्पीड बोट्स आज सरप्राइज नहीं दे रही, ये उस वक्त की भी थी। जनरल रिपर ने खुद, अमेरिकन जनरल ने अप्लाई किया था इनको सिमुलेटेड वॉर गेम के अंदर। तो आई थिंक अमेरिका को सबक उस वक्त भी सीखना चाहिए था कि ये एसेट्स हैं जिन पर ईरान काम कर रहा है, और 24 सालों में तो उसने जाहिर है बहुत डेवलपमेंट कर ली है। अच्छा, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर आबनाए हुर्मज में बारूदी सुरंगें हैं तो वहां से बहरी जहाजों की महदूद नकलो हरकत कैसे हो रही है? देखिए, ईरान क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज से खुद ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, तो ईरान को पता है कि कौन सा डोर सेफ है, जिसकी वजह से वो पैसेज देता है। ये देखिए, ये हमें एक और चीज मिक्स नहीं करनी चाहिए। स्टेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं जी 35 किलोमीटर चौड़ा एक पट्टी गुजरती है, जहां से नैरो सबसे, तमाम 35 किलोमीटर के अंदर बहरी जहाज नहीं चलते। वो हार्डली 10 किलोमीटर का कॉरिडोर है जहां पे समंदर की डेप्थ इतनी है कि बहरी जहाज गुजर सकते हैं। अगर साइडों पे जाते हैं तो फिर सरफेस जो है वो इतनी डेप्थ नहीं है कि बड़े बहरी जहाज वहां से गुजर सके। तो 10 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, ईरान ने जो ओमान की तरफ है उसको बंद किया हुआ है, यानी अपनी तरफ उसने खोला हुआ है बेटर विजिलेंस के लिए। तो जब वो ट्रैफिक गुजारता है तो वो खुद एक नेविगेशनल पॉइंट्स देता है कि इस पॉइंट से इधर आओ, इस पॉइंट से अगले पे चले जाओ, तो उसको सेफ पैसेज का रूट पता है। और अगर कोई और अटेम्प्ट करेगा तो जाहिर निशाना बन सकता है।